हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमोलिक्यूल्स वंस अगेन। आज हम करेंगे फिफ्थ स्टेप फर्टिलाइजेशन का, जो कि है एक्रोसोमल रिएक्शन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि एक्रोसोम एग्जैक्टली होता क्या है। एक्रोसोम स्पर्म के हेड में प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है जो कि जब बना था जब गोल्जी एपरेटस डिवाइड हो जाता है। अब गोल्जी एपरेटस डिवाइड कब हुआ वो हम करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस में। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना बेटा, तो 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, ना कि स्पर्म्स बनते हैं। फिर ये जो स्पर्मेटिड हैं एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से होके गुजरते हैं, यानी इनमें इंटरनल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकली कुछ चेंजेस आते हैं। अब एक सेल एक स्पर्म में डिफरेंस तो है ना, तो एक सेल को स्पर्म में कन्वर्ट होने के लिए कौन से प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है? स्पर्मियोजेनेसिस। इस टाइम पे इसकी जो गोल्जी बॉडी है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब एक हिस्सा था बड़ा, एक हिस्सा था छोटा। जो बिगर पार्ट है गोल्जी एपरेटस का वो न्यूक्लियस के आगे हेड में प्रेजेंट होता है और इसमें काफ़ी सारी एंजाइम होती हैं। अब ये जो एंजाइम है यही इन दोनों लेयर को, जो कि ओवम के ऊपर होती है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगी। हमारा स्पर्म ओवम के पास आ चुका है, क्या करने के लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। बट हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ओवम 2 प्रोटेक्टिव लेयर से कवर है। फर्स्ट सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा। इसमें जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं, इन सेल्स को आप फॉलिकुलर सेल्स या क्यूमुलस सेल्स भी बोल सकते हो। अब ये जो सेल्स हैं आपस में इंटैक्ट होने के लिए, बाइंड होने के लिए हाइलुरोनिक एसिड का यूज करते हैं। सो कोरोना रेडिएटा इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। व्हाट आर दीज 2 थिंग्स? एक फॉलिकुलर सेल्स, दूसरा इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है? क्यूमुलस सेल्स। और इनको बाइंड करने वाला जो सब्सटेंस है वो हाइलुरोनिक एसिड है। कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर वाली लेयर डन। अब आते हैं सेकेंड लेयर पे, जो कि रेड कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है हमने। जोना पैलोसेडा असेलुलर लेवल पे होती है। असेलुलर का मतलब है इसमें सेल्स नहीं होते, जैसे हमारे कोरोना रेडिएटा में क्यूमुलस सेल्स थे। जोना में कोई सेल्स नहीं होंगे, इट इज असेलुलर। सेल्स कहाँ थे? आउटर मोस्ट लेयर में, कोरोना रेडिएटा में। अब एक स्पर्म के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है बच्चे। वो अंदर जाना चाहता है। दिस इज आवर एग, दिस इज आवर ओवम, और यू कैन से सेकेंडरी oocyte। ये रही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन आगे जाने से पहले 2 लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। कोरोना रेडिएटा जो कि सेल से बनी हुई है, सेकेंड नंबर पे जोना पैलोसेडा जो कि असेलुलर है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों लेयर को डाइजेस्ट करने वाला स्पर्म जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो अब किसका यूज करेगा? वो यूज करेगा अपने इस ग्रीन पार्ट का। ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसी का मैंने इंट्रोडक्शन दिया। ये कब बना था? जब एक स्पर्मेटिड, जब एक नॉर्मल सेल जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में बना था, मियोसिस के कारण वो स्पर्मेटिड जब स्पर्म में चेंज होता है तो तब एक्रोसोम बना था। एक्रोसोम की बात यहाँ पे बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चे वो वेपन जिससे ये 2 लेयर गिराएगा, डाइजेस्ट करेगा, अपना स्पेस बनाएगा, पेनिट्रेट करेगा, वो जो एंजाइम्स हैं, वो जो वेपन है वो इसके एक्रोसोम पार्ट में है। एक्रोसोम पार्ट कहाँ है? स्पर्म के हेड में, न्यूक्लियस से भी आगे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ये है स्पर्म की, उससे जस्ट पीछे पहले एक्रोसोम है और उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसमें वो 23 क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है। पहली बात, एक्रोसोम है कहाँ पे, क्यों होता है, कब बना, इसके अंदर है क्या और उसका रोल क्या है? तो ये जो रिएक्शन है, अब हम इस रिएक्शन में एक्रोसोम कैसे अपना जो रिलीज पार्ट होता है, इसमें एंजाइम्स होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है, उसको यूज करते हुए स्पर्म को अंदर पेनिट्रेट कराता है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये तो था हेडिंग कि एक्रोसोमल रिएक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं। फर्स्टली ये रिएक्शन स्टार्ट कब होता है? सबसे पहले जब स्पर्म
सेकेंडरी oocyte या ओवम को अप्रोच करता है तो किसके साथ टच में आएगा? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के साथ जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की टच बनाती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म की थी उससे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बाहर निकलने लगती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। अब ये एक्सोसाइटोसिस क्या है? सेल से जब कुछ पार्टिकल्स, एंजाइम्स, वेस्ट मटेरियल अगर डिफ्यूज होके बाहर आता है, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस उल्टा है, जब सेल में कोई चीज़ एंटर करती है। तो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे, लेकिन उसके पोर्स थोड़े थोड़े खुल जाते हैं। एक्रोसोम की जो एंजाइम है वो बाहर आने लगती हैं। क्यों बाहर आएंगी? क्योंकि उसको ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं उनको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो पहले एक्रोसोम कोरोना रेडिएटा के साथ टच में आता है। देयर विल बी रिलीज ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स इनके सेल्स को डाइजेस्ट करती हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले यही हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये रिएक्शन स्टार्ट कब होता है और इसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है। ऑन टचिंग कोरोना रेडिएटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कम आउट टू डाइजेस्ट कोरोना रेडिएटा एंड ज़ोना पैलूसिडा। एक्रोसोमल रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? दोनों लेयर में से स्पर्म को आगे पेनिट्रेट कराने के लिए, उसका रास्ता बनाने के लिए। अब जैसे ही, चलिए स्पर्म को थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं। कोरोना रेडिएटा को हमने गिरा दिया, एंजाइम्स हम बाद में करेंगे, उनके नेम आएंगे अभी। अब जैसे ही यहाँ कोरोना रेडिएटा से इसका रास्ता बन गया, ठीक है, अब स्पर्म किसके साथ टच में आएगा? स्पर्म विल बी कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर का नाम क्या है? ज़ोना पैलूसिडा। रेड कलर से लेबल कर रखा है, रेड कलर से हमने इसको डायग्राम में शो कर रखा है। अब ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम थोड़ा सा इलोंगेट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने इसको टच करा दिया। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप किसके कांटेक्ट में है? ज़ोना पैलूसिडा। बेटा ज़ोना पैलूसिडा पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, वी शेप के। इनको फर्टिलाइजिंग कोन बोलते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको आप ZP3 बोलते हैं या ZP3 बोल लो। ऐसा नहीं है, स्पर्म ज़ोना पैलूसिडा में यहाँ से भी एंटर कर सकता है, वहाँ से भी एंटर कर सकता है। यानी जहाँ से उसको मौका मिला, जहाँ से उसने कांटेक्ट इसके साथ किया, वहीं से ही एंटर कर लेगा। एक सिंपल सी चीज़ है, आप जब किसी रूम में एंटर कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है वॉल में कहीं से भी आप अपना स्पेस क्रिएट कर लें। देयर हैज़ टू बी वन स्पेसिफिक डोर, हम उस स्पेस को यूज़ करते हुए ही अंदर आते हैं। ऐसा ही कोरोना रेडिएटा पे स्पर्म को बाइंड करने के लिए, स्पेसिफिक प्लेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि बहुत कम जगह पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? काफ़ी कम साइट्स पे, प्रेजेंट एट स्पेसिफिक साइट। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़ोना पैलूसिडा का एक इम्पॉर्टेंट काम है, जितने भी स्पर्म, मान लीजिए यहाँ से दूसरा स्पर्म आ रहा है, यहाँ से तीसरा आ रहा है, यहाँ से मल्टीपल स्पर्म एक साथ अंदर आ रहे हैं, लेकिन ज़ोना पैलूसिडा उसके नंबर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए एक ट्रिक अपनाती है। उसने अपने पे बाइंडिंग जो साइट्स हैं बहुत ही कम रखी हुई हैं। यानी ZP3 प्रोटीन कोरोना रेडिएटा से पेनिट्रेट होने वाले जो स्पर्म हैं सबको बाइंड नहीं करने देगा, क्योंकि वो है ही कम जगह पे। तो अगर 4 स्पर्म एक साथ आ रहे हैं, चारों कोरोना रेडिएटा में से तो एंटर हो गई, लेकिन ज़ोना पैलूसिडा पे क्या पता किसी एक को ही प्लेस मिलेगा बाइंड होने के लिए और 3 ये रास्ता ढूंढते ही रह जाएंगे। इतने में वो पहले वाला अपना काम यानी फर्टिलाइजेशन कर चुका होगा। तो ये स्पेसिफिक साइट ZP3 प्रोटीन से बनी होती हैं। यहीं पे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की कांटेक्ट बनाएगी और कांटेक्ट ऐसा बनाती है कि ये यहीं पे ही रोक ली जाती है। यानी परमानेंट यहाँ पे अब कांटेक्ट हो जाएगा इसका, आगे स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करेगा। आगे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस जाएगा ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर होने के लिए।
यानी पूरा स्पर्म, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका हेड, मिडल पीस, टेल, पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है कहाँ रोक लिया जाएगा? ज़ोना पैलुसिडा पे। कौन रोकेगा? ZP3। बाइंडिंग के लिए कौन सा प्रोटीन है ज़ोना पैलुसिडा पे? ZP3। ZP3 के दो फंक्शन मैंने बताए, स्पर्म को अटैचमेंट साइट देता है और दूसरा स्पर्म्स के नंबर को रिड्यूस करता है कि बहुत सारे स्पर्म एक साथ हमारे एग की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ZP3 के साथ कांटेक्ट में आती है, ये यहाँ से डाइजेस्ट होने लगती है, इट गेट रप्चर। यही वो मेन मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया है, ये अब मैं ऐसे बनाऊंगी, ये लो, इसके साथ मैंने इसको फ्यूज कर दिया। दूसरा काम मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक्रोसोम को भी ये देखिए इरेज कर दिया है, क्योंकि एक्रोसोम खुद रप्चर हो जाता है। एक्रोसोम में एंजाइम थी, कौन सी एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह रप्चर हो चुकी है स्पर्म की। अब दूसरा नंबर आता है एक्रोसोम मेम्ब्रेन का। एक्रोसोम मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, यानी जितनी एंजाइम एक्रोसोम में थी वो सारी रिलीज हो गई। एंजाइम बाहर आई है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो किसी ना किसी चीज़ को तो डाइजेस्ट करेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी। तो इन्होंने ज़ोना पैलुसिडा को भी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। स्पर्म कहाँ है? स्पर्म अब ज़ोना पैलुसिडा के साथ एकदम ऐसे कांटेक्ट में आ चुका है। मेम्ब्रेन पहले ऐसे थी, वो ओपन हो चुकी है, अब ये मेम्ब्रेन ज़ोना पैलुसिडा के साथ ऐसे टच में है, तो यानी स्पर्म को यहाँ पे होल्ड कर लिया जाएगा। यही रहा पॉइंट नंबर 2। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म बाइंड विथ ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ कहाँ पाया जाता है? ज़ोना पैलुसिडा। स्टे इंटैक्ट हेयर, बाइंड कर रही है, एक्रोसोम खुल चुका है, एंजाइम बाहर आ चुकी हैं और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसी अटैचमेंट हमने कराई है, अब ये नहीं सरकेगी कहीं पे भी, अब ये यहीं पे ही रहेगी, टोटली इंटैक्ट रहेगी। मैम आगे कौन जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट ओपन अप, एक्रोसोम खुल चुका है, एंजाइम बाहर आ चुकी हैं, अब सिर्फ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ज़ोना पैलुसिडा से होते हुए आगे जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे ही यहाँ पे एक ZP3 पे एक स्पर्म आके सबसे पहले जो रेस को जीत गया, वो बाइंड अगर हो जाता है, अगर मान लीजिए 3 ZP3 प्रोटीन और थे ज़ोना पैलुसिडा पे, फटाफट उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। हमें विनर मिल चुका है, अब हम दूसरी जो जगह है उनको शट ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। पहली बात, एंट्री के पॉइंट ही बहुत कम थे। दूसरा, इनमें से किसी एक एंट्री पॉइंट पे भी कोई एक स्पर्म अगर आ गया तो फटाफट माइक्रो और यू कैन से नैनो सेकेंड में यहाँ पे चेंजेस आते हैं, सारे दरवाजे को शट ऑफ कर दिया जाता है। न्यूक्लियस आगे जा चुका है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए उसी को ही चांस मिलेगा। तो ये सेंटेंस यहाँ पे क्लियर है। ZP3 प्रोटीन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म को बाइंड कराया, ये अब यहीं पे रहेगी, आगे की जर्नी न्यूक्लियस कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट थिंग, these are the important enzymes that we need to learn to digest corona radiata and zona pellucida. इसके अलावा भी काफ़ी एंजाइम्स होती हैं, बट वी विल बी डूइंग द मेन 3 एंजाइम। कोरोना रेडिएटा मैंने अभी आपको पूरी तरह डिटेल में बताई, क्यूमुलस सेल्स हैं और जुड़े हुए कौन से एसिड के साथ हैं? हाइलुरोनिक एसिड के साथ। अब मैं अगर इस एसिड को, जो 2 सेल्स को ऐसे जोड़ रखा है, बाइंड कर रखा है, उसको बीच में से डाइजेस्ट कर दूं तो सेल्स वीक पड़ जाएंगे, यानी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम होती है हाइलुरोनिडेज। एक बार हम इसको फिर से बोलेंगे, हाइलुरोनिडेज, क्योंकि इसका काम ही यही है, हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करना। कहाँ है हाइलुरोनिक एसिड? कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच में। It means it is a binding material to help the follicular cells or the cumulus cells of corona radiata.
क्यूमुलस सेल्स को जोड़ने वाला वो एसिड था। तो इस एसिड को डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन कौन करती है? हाइलुरोनिडेज। सेकंड है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, इन शॉर्ट इसको हम CPE भी बोलते हैं। ये उसके सेल्स को डाइजेस्ट करती है, इट डाइजेस्ट कोरोना रेडिएटा। थर्ड एंजाइम एक्रोसिन या ज़ोनालाइसिन, इसका मेन काम क्या है? ये सेकंड लेयर यानी ये जो रेड वाली है ज़ोना पैलोसेडा, बच्चे जहाँ पे हमारा ZP3 प्रोटीन था स्पर्म को बाइंड करने वाला, इसको भी तो तोड़ना है, ये भी तो आगे न्यूक्लियस को भेजेगा। फाइन, तो इस लेयर का जो मटेरियल है वो भी हमें हटाना है। तो ज़ोना पैलोसेडा को ब्रेक डाउन डाइजेस्ट कौन करता है? एक्रोसिन या ज़ोनालाइसिन। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम की क्या इंपॉर्टेंस है, किस एंजाइम ने कौन सा रोल प्ले किया, एक्रोसोमल रिएक्शन क्यों ज़रूरी है? स्पर्म्स की जो एंट्री है वो नहीं हो पाएगी अगर स्पर्म ने इन दो प्रोटेक्टिव लेयर में से अपना रास्ता नहीं बनाया। अब आने वाली वीडियो में हम करेंगे क्या होता है जब एक न्यूक्लियस आगे ओवम की मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा। गॉट इट? हमारा ओवम भी ऐसा वैसा नहीं है, उसकी भी खुद की एक स्ट्रेटजी है। अगर यहाँ पे दो स्पर्म एक साथ, एक न्यूक्लियस यहाँ से एंटर हो गया, एक न्यूक्लियस यहाँ से एंटर हो गया, तो वो कैसे एक को एंटर कराता है दूसरे को ब्लॉक कर देता है, वो हम करेंगे आने वाले टॉपिक में, जो कि होगा कॉर्टिकल रिएक्शन। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, देयर आर फ्यू थिंग्स प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ग्रीन कलर के ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, इनको हम कॉर्टिकल वेसिकल्स बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यस बच्चे, आपको कहीं पे भी अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है, you can comment us that we need more elaborated topic or this is our query, or we will be taking that topics to make our next video। अगर आपको किसी recommended topic पे वीडियो चाहिए आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शॉर्ट्स में हमने ऑलरेडी इसके नोट्स डाल चुके हैं फर्टिलाइजेशन के सारे प्रोसेस के, जो हम अभी करा रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन एंड स्टे विथ अस ओनली।